हेलो गाइस। हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज़, एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक। वो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, क्योंकि ये चीज़ आपने याद रखना है, ये लैटिन वर्ड से लफ्ज़ लिया हुआ है स्टेटस। एंड इटालियन वर्ड जो है स्टैटिस्टा, जो रिलेट करता है किसके साथ, वो स्टेट और गवर्नमेंट अफेयर्स, यानी जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, जो सरकार के काम होते हैं, उनके साथ ये रिलेटेड है। ओरिजिनली जो स्टेटिस्टिक है वाज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्री, यानी कंट्री के रिलेटेड जब किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन हो, जैसे टैक्सेस हो, जैसे बर्थ हो, या जैसे डेथ हो, इन तमाम की कलेक्शंस को हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। स्टेटिस्टिक जो सब्जेक्ट है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो डाटा की शक्ल में जो है कलेक्ट की जाती हैं, इसको हम यहाँ पे कहते हैं स्टेटिस्टिक्स। तो ये आपने याद रखना है, ये लफ्ज़ से जो लैटिन वर्ड से लिया हुआ है स्टेटस, और इटालियन वर्ड से स्टेटिस्टा, जो रिलेट करता है गवर्नमेंट अफेयर या स्टेट अफेयर्स के साथ। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने याद रखना है। लेकिन आजकल के दौर में कहते हैं टुडे मीन्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विद दैट डील्स विद, यानी कि एक मैथमेटिक्स की ब्रांच भी हम इसे कह सकते हैं, जो किसके साथ जो है वो डील करता है, किसके साथ जो है ये काम करता है। यहाँ पे कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा, इंटरप्रेटिंग डाटा, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डाटा। इस डाटा से जो कंक्लूजन आपको मिलता है फिर उसको भी हम ड्रा करते हैं इस स्टैटिस्टिक्स के मैथमेटिक्स की ब्रांच के अंदर। इसका जो बिल्कुल साधारण सा मतलब है, सिंपल मीनिंग अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की एक ब्रांच होती है। लर्निंग फ्रॉम डाटा, जो डाटा से क्या करते हैं हम सीखते हैं, हम डाटा से सीखते हैं। तो डाटा किस किस्म का ही नीचे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से यहाँ पे मिसाल दी हुई है, कहते हैं एग्जाम मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, यानी कि एग्जाम के अंदर किस किस्म के मार्क्स जो एक बच्चे को आते हैं। पॉपुलेशन की एक विलेज की कितनी है, क्रिकेट स्कोर कितना हुआ है, या वेदर रिकॉर्ड क्या है, बारिश कितनी होने वाली है, कितनी धूप पड़ने वाली है, किस किस्म का टेम्परेचर होगा, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑल दीज कैन बी स्टडीड यूजिंग स्टेटिस्टिक्स, और ये तमाम चीज़ें पढ़ी जाती हैं किसका इस्तेमाल करके, स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके। और इसमें टू मेन पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इसमें समराइजिंग डाटा, जैसे टेबल्स के अंदर हम समराइज करते हैं, किसी चीज़ के एवरेज निकालते हैं या ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मेकिंग प्रेडिक्शन और डिसीजन फ्रॉम डाटा, यानी डाटा से हम या तो प्रेडिक्ट करते हैं क्या हो सकता है, या तो डिसीजन लेते हैं हम डाटा से। ठीक है, डाटा को देख के हम किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल हम पढ़ेंगे अब इस स्टैटिस्टिक्स के बारे में, यानी ये किस किस्म की ब्रांच है और इसके अंदर हम तमाम चीज़ों के बारे में, किस किस्म से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा लेकिन। ठीक है, उसको हम कलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल डाटा के फॉर्म में। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड आल्सो यूज्ड इन द डिसिप्लिन सच एज अकाउंटिंग में इस्तेमाल हम करते हैं इसको। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, मैनेजमेंट फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंस में इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, सोशियोलॉजी में हम इस्तेमाल, देखो इसके इस्तेमालात किस तरह से हम करते हैं और कितने इसके इस्तेमालात होते हैं। ठीक है, कहते हैं हियर वी आर कंसर्न विद डाटा फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। मोस्ट इकोनॉमिक डाटा आर क्वांटिटेटिव, यानी कि आमतौर पर जो इकोनॉमिक डाटा होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव, यानी कि नंबर की शक्ल में उसे हम जो है वो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक्स लाइक द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन ऑफ राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है, और कितनी इंक्रीज हुई है, फ्राम 39.58 मिलियन टन्स इन 1974-75 टू 106 यानी 106.5 मिलियन टन्स इन 2013 एंड 14। और ये हुआ क्वांटिटेटिव डाटा, इकोनॉमिक जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसकी शक्ल में है, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। इज ए क्वांटिटेटिव डाटा, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। कहते हैं इन एडिशन टू द क्वांटिटेटिव डाटा इकोनॉमिक्स आल्सो यूज्ड क्वालिटेटिव डाटा। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज दैट दे डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ सिंगल पर्सन आर ए ग्रुप ऑफ पर्सन दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल इवन दो दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, यानी कि जिनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में इंसान मेजर नहीं कर सकता है तो उनको हम क्वालिटेटिव टर्म्स में जो है मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर, डिस्टिंग्विश ए पर्सन मैन वुमेन है या बॉय है या गर्ल है। इट इज़ ऑफन पॉसिबल एंड यूजफुल टू स्टेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, जैसे बेटर है या वर्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं या सिक है या हेल्दी है, मोर हेल्दी है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है। सच क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस, इनको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं, आर
statistics is often used in economics and other social science and collected and stored systematically like quantitative informations, यानी quantitative informations के अंदर या इस तरीके से इनको रखा जाता है, जैसे on prices, incomes, tax is paid, etc. Whether for a single person or a group of persons, या तो सिंगल पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रेजेंट ऑफ डाटा इन अ ट्यूबुलर, यानी कि एक टेबल की शक्ल में इसको डाटा को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, या डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक फॉर्म, या तो डायग्रामेटिक फॉर्म है या तो ग्राफिक फॉर्म में इसको हम प्रेजेंट करते हैं। द डाटा देन आर समराइज्ड, उसके बाद इसको इकट्ठा किया जाता है बाई कैलकुलेटिंग वेरियस न्यूमेरिकल इंडाइसिस, जैसे मीन हम निकालते हैं, वेरिएंस हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं, एटसेट्रा, और भी चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दैट रिप्रेजेंट द बोर्ड characteristics of the collected set of informations. Finally the data are analyzed and interpreted, और फाइनल हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं, देखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। मतलब हमने डिसीजन लेना है, हमने प्रेडिक्शंस करना है, वो तमाम चीज़ें जो हैं इस डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट स्टेटिस्टिक्स डज, क्या करता है स्टेटिस्टिक्स जो है वो क्या चीज़ करती है हमारी लाइफ के अंदर। कहा जाता है स्टेटिस्टिक्स is an indispensable tool for an economist that help him to understand an economic problem. इकोनॉमिस्ट के लिए क्या होता है कि ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्टेटिस्टिक्स, ये हमें मदद करती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है किसी भी कंट्री के अंदर उसको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिस्ट को समझने के लिए ये स्टेटिस्टिक्स के टूल जो हैं वो बहुत मदद करते हैं वहाँ की प्रॉब्लम को समझने के लिए। कहते हैं यूजिंग इट्स वेरियस मेथड efforts is made to find the causes behind it with the help of qualitative and quantitative facts of an economic problem, ठीक है। यानी कि उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो फैक्ट्स होते हैं उसको समझकर उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो वो जो मेथड्स होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, स्टेटिस्टिक्स के इस टूल से, इन हथियारों से लिए जाते हैं, ताकि हम उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। Once the cause of the problems are identified, यानी एक बार जब उस मुश्किलात की वजह को जब पहचाना जाता है, it is easier to formulate certain policies to tackle it. कहते हैं ये आसान रहता है इकोनॉमिस्ट के लिए ताकि वो ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएं ताकि उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, ख़त्म किया जा सके, टैकल किया जा सके, उसके साथ उस प्रॉब्लम के साथ जो है लड़ा जा सके। कहते हैं बट देयर इज मोर टू स्टैटिस्टिक्स, इट एनेबल्स एन इकोनॉमिस्ट टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स इन ए प्रेसाइज एंड डेफिनेट फॉर्म्स दैट हेल्प्स इन प्रॉपर कंप्रीहेंशन ऑफ व्हाट इज स्टेटेड। और देखो और भी ये चीज़ मदद करती है और भी इस काबिल इकोनॉमिस्ट को बनाती है ताकि ये डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर सके, इस तरीके से दिखाया जा सके ताकि उस डाटा को एक प्रेसाइज तरीके से, डेफिनेट तरीके से और उसकी जो प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन है और ये क्या बता रहा है डाटा उस तरीके से वो बयान करते हैं ताकि जो रीडर्स होते हैं उनको क्या आए इस चीज़ की आसानी से समझ आ सके। तो ये जो है मदद करती है हमें स्टेटिस्टिक्स। कहते हैं व्हेन इकोनॉमिक फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टेटिस्टिकल टर्म्स दे बिकम एग्जैक्ट, यानी कि वो क्या बन जाते हैं, वो एग्जैक्ट फैक्ट आर मोर कन्विंसिंग देन वेग स्टेटमेंट। कहते हैं वेग स्टेटमेंट से एग्जैक्ट जो है बहुत कन्विंसिंग होता है, मान लेने वाला होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दी है इसको समझने के लिए। फॉर इंस्टेंस, यानी मिसाल के तौर पर, सेइंग दैट व्हेन प्राइसेस फिगर्स 310 पीपल्स डाइड इन द रिसेंट अर्थक्वेक, यानी कि जब एक फिगर दी गई कि 310 लोग जो हैं एक अर्थक्वेक के अंदर मर जाते हैं कश्मीर के अंदर, इज मोर फैक्चुअल, ये ज़्यादा असली है, एंड दस ये जो है स्टेटिस्टिकल डाटा है। वियर एज अगर इस तरीके से कहा जाए सेइंग 100 ऑफ पीपल्स डाइड इज नॉट, और 100 ऑफ पीपल जो लोग मारे हैं ये स्टेटिस्टिकल डाटा हम नहीं मानेंगे। देखो यहाँ पे 100 ऑफ पीपल, यहाँ पे फिगर दी नहीं है, असली फिगर 100 ऑफ पीपल, अब हो सकता है 1000 भी मारे होंगे, 900 भी मारे होंगे, 800 भी, लेकिन ये वाली जो फिगर है 310 वाली फिगर ये एग्जैक्ट बता रही है कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक के अंदर 310 लोग, मतलब ये स्टेटिस्टिकल डाटा है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कहते हैं टुडे वी इंक्रीजिंगली यूज स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज वेरियस सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज राइजिंग प्राइसेस, ग्रोइंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एटसेट्रा। कहते हैं आज के दौर में स्टैटिस्टिक्स का जो बहुत इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, एनालाइज करने के लिए वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिसमें हम राइजिंग प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आबादी जो है किसी मुल्क की बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी जो है बढ़े, भुखमरी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए इस वक्त स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है इकोनॉमिक्स के अंदर हो रहा है। टू फाइंड मेजर्स दैट कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स फर्दर, यानी कि इन उस मेजर्स को ढूंढने के लिए
उन आला को ढूंढने के लिए, ताकि जिन आलाओं से इन प्रॉब्लम्स के साथ जो है लड़ा जा सके और इनको इनकी मुश्किलात का अजाला भी किया जा सके। फर्दर मजीद इट आल्सो हेल्प टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ सच पॉलिसीज, यानी कि ये जो पॉलिसीज बनाई होती है उनका असर को देखने के लिए, उस असर को इवैल्यूएट करने के लिए भी इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, उनकी मुश्किलात को जो हल अजाला कर रहे हैं, जो वो पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनको भी इवैल्यूएट करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी ascertained easily using statistical techniques whether the policies of family planning is effective, यानी कि जैसे फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी हम लाते हैं तो ये देखने के लिए स्टैटिस्टिक टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो फैमिली प्लानिंग की जो पॉलिसी हमने लाई है वो क्या इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, ताकि उसको हम चेक कर सकें। द प्रॉब्लम्स ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि जो मुश्किलात है वो जो एवर ग्रोइंग, यानी कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और हमेशा तौर से हो रही है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को हम चेक भी कर सकें, देख भी सकें, ठीक है। कहते हैं इन इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर स्टैटिस्टिक्स प्ले ए वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि आमतौर पर स्टैटिस्टिक जो है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी किरदार अदा कर रहा है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, यानी कि जो तेल की जो कीमतें हैं वो ग्लोबली तौर पर पूरी दुनिया भर के अंदर बढ़ रही हैं, इट माइट बी नेसेसरी टू डिसाइड हाउ मच ऑयल इंडिया शुड इंपोर्ट इन 2025। यह हमें पहले पता होना चाहिए कि 2025 के अंदर, यानी पिछले साल के अंदर, इंपोर्ट होता है बाहर से चीज़ को किसी कंट्री के अंदर लाना। अगर हम यहाँ से चीज़ को बाहर बेच रहे हैं उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, और अगर ला रहे हैं हम, यहाँ पे बन नहीं रही है वो चीज़, वो पैदा नहीं यहाँ पे हो रही है, या यहाँ पे हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो बाहर से हम चीज़ जब लाते हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। और 2025 के डाटा के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं ऑयल शुड इंपोर्ट इन, यानी कि कितना इंपोर्ट 2025 में करना चाहिए। द डिसीजन टू इंपोर्ट शुड डिपेंड ऑन, और जो डिसीजन है इंपोर्ट का वो डिपेंड किस पे करता है, एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, यानी कि हम यहाँ कंट्री के अंदर कितना ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक, यानी कि जहाँ अपनी कंट्री के अंदर हम उस ऑयल को कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड द लाइकली डिमांड फॉर ऑयल इन 2025, और 2025 साल के अंदर कितनी डिमांड जो है साल के अंदर हो सकती है उस तेल की। यानी कि पहले हमने कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और उसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि कितनी डिमांड जो है लोग करते हैं इस ऑयल के लिए, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें इंपोर्ट जो है कितना करना चाहिए। विदाउट द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हाट द एक्सपेक्टेड, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, यानी कि बगैर स्टैटिस्टिक के हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी हो रही है उस ऑयल की, एंड द लाइकली डिमांड फॉर इट वुड बी, और उसकी डिमांड जो है कितनी उस साल के अंदर होगी। नहीं हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसके अलावा, स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के अलावा। दस द डिसीजन टू इंपोर्ट ऑयल कैन नॉट बी मेड अनलेस वी नो द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑयल, और इसलिए हम यह फैसला नहीं कर सकते हैं कि हमें कितना 2025 के अंदर ऑयल को इंपोर्ट करना चाहिए, कितना लाना चाहिए। वी नो द एक्चुअल, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल रिक्वायरमेंट चाहिए उस ऑयल की, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़रूरत है। दिस वाइटल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प, यही जो ज़रूरी इतला है, इंफॉर्मेशन है, दैट हेल्प, जो हमें मदद करती है, मेक द डिसीजन टू इंपोर्ट ऑयल कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड स्टैटिस्टिकली, और स्टैटिस्टिकली से हम इसको हम जो है वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑब्टेन हासिल कर सकते हैं, ताकि हम कितना ऑयल जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी, जो स्टैटिस्टिक की जो इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, यानी उसके क्या तरीके हैं कलेक्ट करने के। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टेबुलेशन एंड कंप्लीशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के बाद थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जिसमें होल सेल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक साइंसेज और फीचर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम जैसे हम फर्टिलिटी को मेजर करते हैं, क्रूड फर्टिलिटी रेट्स को मेजर करते हैं, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स को मेजर करते हैं, ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्शन रेट्स को मेजर करते हैं, मेजर ऑफ मॉर्टेलिटी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। ये तमाम स्टैटिक्स का भी, मैथमेटिक्स का भी, जनरल इकोनॉमिक्स का भी, इंग्लिश का भी, और आपको जो जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, जीके है, और जो अकाउंटेंसी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और जो जीके है, जो मैथमेटिक्स है, जो आपको इकोनॉमिक्स है, और जो आपका कंप्यूटर साइंस है, और जो साइंस है, सिंपल तौर पे जो साइंस है, वो तमाम चीज़ें आपको बाकी एग्जामों के लिए भी यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। हम मखसूस किसी एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि जो मटीरियल है वो आपको सारा मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो इस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं। और मटीरियल जो है आपको मिलने वाला है NCERT। और आमतौर पर जब पेपर सेट होता है तो आमतौर पर जो पेपर सेटर्स हैं
जो कोई कंपनी है वो जब पेपर सेट करती है तो आमतौर पर वो कंसल्ट जो है वो क्या करती है, NCERT बुक्स को कंसल्ट करके पेपर को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, पेपर को बनाया जाता है। तो मैंने भी जो मटेरियल लिया आप देख सकते हैं, ये क्लास 11th की जो स्टैटिकल बुक्स है वहाँ से मैंने ये लिया है। तो इसके में हमने थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, इसका जो स्कोप है, इसके जो इंपॉर्टेंसेस हैं, इसके जो कुछ टर्म्स हैं वो ज़रूरी हैं। और बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो अभी आपने वीडियो के अंदर पढ़ा, तो 2-3 एग्जामों के अंदर इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि JK एग्जाम एकेडमी है। जो भी अभी तक मैंने आपको चीज़ें बताई ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और अगर आप मुझसे किसी भी चीज़ के रिलेटेड समझना चाहेंगे मज़ीद, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या एक JK एग्जाम एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप आके, और जो PDF है इसकी वहाँ पे आपको ये मिलेगी, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने मैसेज जो है वो क्या रखा है, ओपन रखा है, आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर की ज़रूरत है, अगर व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप लिख सकते हैं 6006564991। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल आपको रब्ता की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मटेरियल यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे प्रेसाइज तरीके से, सिंपल तरीके से, साधारण लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। बाकी आमतौर पर जब मुश्किलात आती है तो आमतौर पर बच्चों को मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स में जो है थोड़ी, और इंग्लिश में थोड़ी बहुत मुश्किलात आती है। और आमतौर पर लोग बच्चे समझते हैं कि इंग्लिश जो है बहुत ईजी है, वहाँ पे कर लेंगे हम, तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे, क्योंकि 10 नंबर की इंग्लिश अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के अंदर बात करोगे तो उसमें 10 नंबर की इंग्लिश आती है। और बाकी एग्जामों में भी कभी 20 नंबर की, कभी 30 नंबर की पूछी जाती है, कभी 10, कभी 15 नंबर की। तो इंग्लिश को मिस नहीं करना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को, ठीक है। तो उस सब्सक्रिप्शन से होता क्या है, थोड़ा सा इंसान को खुशी होती है, कॉन्फिडेंस मिलता है और मोटिवेट होता है थोड़ा और वीडियो बनाने के लिए। तो बस यही गुजारिश है। फ़िलहाल इतना ही, तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।